नमस्कार, मैं अंकित लखेड़ा और आप देख रहे हैं समय साक्ष्य। उत्तराखंड के जन सरोकारों से पर गहरी समझ रखने वाले रतन सिंह असवाल जी हमारे साथ हैं आज, जो कि उत्तराखंड के सरोकारों पर गहरी समझ रखते हैं। पलायन क्यों हुआ, कैसे हुआ और क्या उसके समाधान हो सकते हैं, इन सब पे गहरी समझ रखते हैं। तो आइए उनसे बातचीत करेंगे इन सभी विषयों पे। स्वागत है सर। नमस्कार, धन्यवाद बहुत। सर, इतने साल हो गए हैं, 20-21 साल हो गए जिस सोच को लेकर उत्तराखंड बना था कि हमारा अपना एक स्टेट होगा, रोजगार होगा, हम लोग अपना अपने तरीके से विकास करेंगे। लेकिन बावजूद इसके इतने साल गुजरने के बाद फिर भी पलायन जो है बदस्तूर जारी है, गांव के गांव खाली हो रहे हैं। क्या वजह है और क्या इसके उपाय हो सकते हैं? देखिए, इसमें इसकी जड़ में सबसे मूल कारण जो बेसिकली जो समझ में आता है, एक तो राजधानी का गलत जगह पे जो है बन जाना। अस्थाई राजधानी बोला जाता है, लेकिन राजधानी को राज्य के पर्वतीय क्षेत्र में गैरसैंण ले जाने की अभी तक पूरी बात नहीं हुई है। त्रिवेंद्र सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी तो उसको बना लिया है, लेकिन पूर्णकालिक राजधानी का सपना अभी आंदोलनकारियों का राज्य के गठन की मूल अवधारणा के अनुसार नहीं हुआ है। तो इसलिए जब तक राजधानी पर्वतीय क्षेत्रों में नहीं जाएगी, तब तक पर्वतीय सोच विकसित किसी में भी नहीं होगी, चाहे वो राजनीतिक लोग हों या नौकरशाही हो। तो जब तक जो है राज्य की जो मूल हिमालयी राज्य की मूल अवधारणा पर्वतीय क्षेत्रों की सोच और समझ विकसित नहीं होगी, तब तक पलायन होता रहेगा और अनियोजित विकास भी होता रहेगा। तो इसलिए अगर आपको पलायन रोकना है तो उसके लिए आपको धरातल पे कार्य करने होंगे। जैसे कि हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। हमारे यहाँ जो है, हमारा जो पशुपालन है उस पे हमको फोकस करना पड़ेगा, और जो कैश क्रॉप है, जो आयुर्वेदिक जो जिनकी वैल्यू है, जिन जिन फसलों की, उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। और छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ जो है हमारी, वो हमको विकसित करनी पड़ेंगी, जिसका कि रॉ मटेरियल हमारे पास है। जैसे पिरूल है, पिरूल के लिए लोग रोते हैं कि वनाग्नि लगती है इससे, लेकिन पिरूल से कई प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, और चीन और जो है और देश जो है इससे कई तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं, और आर्थिक रूप से स्थानीय लोगों को वो जो है स्वावलंबी बना रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों पे, छोटी छोटी चीज़ों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, तभी स्थानीय स्तर पे पलायन रुकेगा। जब तक कि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होगी, तब तक हम पलायन रोक नहीं पाएंगे। और सबसे व्यवहारिक प्रश्न इसमें ये है कि हमें रोजगार परक शिक्षा को महत्व देना पड़ेगा, ना कि डिग्री वाली शिक्षा को। दर्शकों को मैं बता दूं, असवाल जी जो है ज़्यादातर वक्त एक सफल उद्यमी होने के साथ साथ जो है ज़्यादातर वक्त जो है अपने गांव में बिताते हैं, पहाड़ों में बिताते हैं। जैसे कि लोग कहते हैं कि भाई विकास के लिए और पैसा कमाने के लिए बाहर जाना ज़रूरी है, लेकिन इस बात को जो है असवाल जी ने गलत साबित किया है। तो अधिकतर वक्त वो चूँकि गढ़वाल में बिताते हैं, अपने गाँव में बिताते हैं, और किस तरीके से वो अपने उद्यम को चला रहे हैं, इस बारे में जानते हैं। देखिए, उद्यम का जहाँ तक प्रश्न है, कि जैसे कि मैंने कहा है आपसे कि जो हमारी कृषि जोत है, वो हॉर्टिकल्चर के लिए हमारी जलवायु है, और उस जो हमारी छोटी जोत है वो नकदी फसलों को ज़्यादा मतलब जो है अनुकूल है, या मतलब कृषि कार्यों के लिए हमारे जो लैंडस्केप है और जो छोटी जोत है वो हमारे लिए अनुकूल नहीं है, अगर आजीविका के क्षेत्र में हमको जो है स्वावलंबी बनना है। तो उसके लिए, जैसे कि अभी लॉकडाउन के बाद या उससे पहले, जो कुक्कुट उद्योग को हम लोगों ने विकसित किया है, हमने एक हैचरी लगाई है, हमने छोटे छोटे जो है होम स्टेज डेवलप किए हैं, छोटी छोटी टेंटेड कॉलोनियाँ डेवलप की हैं। वहाँ पर स्थानीय लड़कों को फिश मतलब जो है एंगलिंग की ट्रेनिंग देना, पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग देना, गाइड, नेचर गाइड वो कैसे बन सकते हैं उसकी, और जो स्थानीय स्तर पे जो भी हमारे जैव विविधता हमारी है उसको कनेक्ट करते हुए कैसे हम जो है टूरिस्ट को आकर्षित कर सकते हैं, उसके बारे में हमने युवाओं को मतलब जो है थोड़ा सिखाने की कोशिश करी है, और थोड़ी बहुत सफलता हमें इसमें मिली है। लेकिन चूंकि बगैर गवर्नमेंट के हस्तक्षेप के, बगैर गवर्नमेंट की योजनाओं के, गांव के युवा बहुत ज़्यादा जो है क्योंकि उनके पैसे जो फंड होता है उसकी एक निश्चित लिमिट है, तो उसके अनुरूप जो है सरकारी विभागों ने प्रदर्शन नहीं किया, उनको सुविधाएं नहीं दी हैं। यदि योजनाओं की सुविधाएं उनको युवाओं को दे दी जाए और इंस्पेक्टर राज को कम करके सिंगल विंडो सिस्टम से उनको जानकारी और लोन उपलब्ध करा दिया जाए, तो निश्चित रूप से पलायन रोका जा सकता है। पलायन एक चिंतनीय आप मुहिम चला रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, ये एक जुनूनी लड़कों का एक समूह है जिनको कि अपनी जड़ों से प्यार है, और उन जड़ों में वो रहना चाहते हैं, नई पीढ़ी को गाइड करना चाहते हैं।
तो हम विभिन्न तरह के आए जो योजनाएं हैं वो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ हमसे युवा कनेक्ट हुए हैं, हम वहाँ वहाँ पे छोटी छोटी योजनाएं चला रहे हैं और उससे युवा जुड़ भी रहे हैं और उनको लाभ भी हो रहा है। अभी आप लाइसेंस राज के बारे में बोले थे, लाइसेंस के चक्कर में जो है उतना डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, स्वरोजगार पे कहीं ना कहीं वो बाधा है। अभी लाल फीताशाही की आप बात कर रहे हैं, तो अभी जो एक प्रकरण देखने में मिला कि एक जो है सचिव साहब ने जो है डॉक्टर को निजी सेवा के लिए जो है घर पे बुलवा लिया, उनकी पत्नी ने। तो इन सब प्रकरणों को किस तरीके से देखते हैं आपकी, मतलब जो किस तरीके से आप इन्हें देखते हैं? देखिए, इसका सीधा सीधा है कि नौकरशाही पे आपका कोई नियंत्रण नहीं है। सीधा इसका अर्थ यही निकलता है। हमारा एक डायलॉग है, हाफ माफ साफ। शुक्रवार हाफ, शनिवार साफ और सोमवार माफ। हमारे यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में जितने भी कर्मचारी अधिकारी कार्यरत हैं वो शुक्रवार को अपना ऑफिस छोड़ देते हैं और मैदानी क्षेत्रों में जहाँ उनके परिवार रह रहे हैं वहाँ आ जाते हैं। शनिवार को उनमें से अधिकतर ऑफिसों में आपको दिखते नहीं है, ना ही सोमवार को दिखते हैं। तो जब तक ये हाफ माफ साफ की कार्य संस्कृति को राजनीतिक लोग या सरकारें अंकुश नहीं लगाएंगी, समाप्त नहीं करेंगी और कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारियों को कार्य के प्रति जवाबदेह नहीं बनाएंगी, तब तक ये निरंकुशता बनी रहेगी। बाकी इस राज्य में दूध का धुला कोई नहीं है, चाहे वो किसी भी स्तर का कर्मचारी या अधिकारी हो, सब एक दूसरे के पूरक हैं। बाद बाकी जो है अपवाद सर्वथा है और उन्हीं अपवादों की वजह से ये राज्य जो कुछ भी प्रदर्शन कर पा रहा है वो अपवाद स्वरूप जो लोग हैं, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे सरकारी सेवाओं के क्षेत्र में, जो अपवाद हैं उन्हीं अपवादों की वजह से जो हम थोड़ा बहुत खड़े हो पा रहे हैं, उन्हीं की वजह से खड़े हो पा रहे हैं। अदरवाइज यहाँ कमी किसी में नहीं है। अच्छा, अभी ये वाला जो प्रकरण हुआ था डॉक्टर निधि वाला है, उसमें जो है अभी सीएम साहब ने जो है कमेटी गठित करने के आदेश दे दिए। क्या लगता है, मतलब ये सरल से मामलों में भारी भरकम कमेटी और उच्च स्तरीय कमेटी गठित करके फिर आपको नहीं लगता क्या ये मतलब ठंडे बस्ते में मामले को डालने की एक कोशिश है, या वास्तव में इनका कुछ निकलता रिजल्ट? देखिए, जहाँ तक कमेटियों का प्रश्न है, कमेटियों का हश्र क्या होता है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, किसी से कोई छुपा नहीं है। जब जो है एनएच घोटाला हुआ था वहाँ भी कमेटियाँ बनी थी, उसके बाद क्या हुआ ये आप भी जानते हैं। अब जो कमेटियाँ करेंगी क्या रिजल्ट उसके आएंगे ये तो काल की गिरफ्त में है, लेकिन मुझे लगता है कि सकारात्मक परिणाम आने चाहिए, तभी आप जो है जनता के बीच में जो है एक विश्वास देश पाते हैं या विश्वास पा पाते हैं कि भाई जो दोषी होगा उसको हम दंडित कर रहे हैं या करेंगे। तो आपको जो है नज़ीर तो कहीं ना कहीं पे पेश करनी पड़ेगी, एक रेखा तो खींचनी पड़ेगी, मेरा ये मानना है। सर, नज़ीर की बात आप कर रहे हैं, अभी इस प्रकरण के बाद में जो है सीएम साहब की ईजा खुद से जो है डॉक्टर के पास गई हैं अपना इलाज कराने के लिए। तो क्या लगता है ये मतलब सीएम साहब जो है एक कहीं ना कहीं अफसरों को संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर वो इस प्रकरण के बीच में एक लोकप्रियता पाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या लगता है आपको, दोनों में से कौन सी बात? देखिए, जो डॉक्टर जहाँ पे बैठता है वहाँ पे उसके पास विशेषज्ञ स्टाफ होता है, ठीक है ना। तो अगर डॉक्टर आपके घर पे चेक करने आएगा तो आपका सर दर्द या बुखार हो नाप सकता है, उसकी दवाई दे सकता है, लेकिन यदि उसको कोई परीक्षण आपके शरीर में करने हैं तो उसके लिए तो आपको डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। क्योंकि मैं स्वयं भी एक डॉक्टर का पुत्र हूँ, तो मुझे पता है कि मरीज को डॉक्टर के हॉस्पिटल तक जब तक मरीज नहीं जाएगा उसका सही उपचार नहीं हो सकता है। तो ये तो सर्वविदित है। तो उनकी माता जी बुजुर्ग हैं, तो उन वो गई डॉक्टर कुड़ियाल के पास गई हैं शायद, मुझे जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। तो निश्चित रूप से अच्छी परिपाटी है, मरीज को जो है विशेषज्ञ स्थान पे ही जाना चाहिए। तो ये तो खाना पूर्ति होती है कि आपने घर पे बुला लिया, तो ये गलत प्रैक्टिस है। हाँ, इमरजेंसी है कि कोई प्रसूता है, उसको अचानक से लिवर पेन शुरू हो गया, तो वहाँ पे इस तरह की चीज़ें मानी जा सकती हैं। कोई एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, चोटिल हो गया है, तो तुरंत फर्स्ट एड चाहिए, तो उसके लिए हो सकता है। लेकिन एक सामान्य प्रक्रिया कि आपको ब्लड प्रेशर जांच कराना है, उसके लिए आप डॉक्टर को घर बुलाएं, तो ये निश्चित रूप से ये अपनी जो शक्तियां हैं और अपने अधिकार हैं उनका दुरुपयोग है ये।
पलायन को लेकर आप चिंतित रहते हैं और अपने लेवल पे काफ़ी अच्छा प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस तरह के आपने जैसे बात किया कि वो कहीं ना कहीं लाइसेंस राज में फंस कर रह जाती हैं, लेकिन हम अफसरशाही को छोड़ दें, राजनीतिक स्तर की बात करें तो इतने साल में कांग्रेस की बीजेपी की दोनों की सरकार आई और दोनों के कई मतलब जितने मुख्यमंत्री होने चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा संख्या में अब तक हम मुख्यमंत्री दे चुके हैं। तो किसके प्रयासों को आप अब तक कैसे समीक्षा करते हैं कि पलायन को रोकने में कौन सी सरकार और कौन सा मुख्यमंत्री को आप रैंक किस प्रकार से देंगे? देखिए, जो पिछले मैं तो राज्य गठन से देख रहा हूँ, पूरे नज़दीक से देख रहा हूँ। कोविड के बाद त्रिवेंद्र रावत सरकार ने अच्छे प्रयास किए थे, लेकिन लाल फीताशाही की शिकार वो योजनाएं भी हुई हैं। और चूंकि हमारे जो गांव हैं उनकी जो जोत का जो प्रकार है वो कृषि भूमि है, और कृषि भूमि पे कोई भी बैंक जो है व्यावसायिक लोन नहीं देता है, तो वो कमी कहीं ना कहीं जो है झलकी है। तो उसमें सरकार को ने भी प्रयास किए हैं कि इसको आवासीय मान लिया जाए या 143 मान लिया जाए, लेकिन मानने से कुछ नहीं होता। बैंक की खानापूर्ति के लिए उसको कागज़ में होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब नई सरकार आई है, युवा मुख्यमंत्री है, उम्मीद है ये कुछ सकारात्मक आगे बढ़ाएंगे, उस प्रॉपर्टी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि भाजपा का एजेंडा था वो स्वरोजगार का। तो इन्हीं सब चीज़ों के बीच में जो हमारी ग्रामीण बसासतें हैं उनका जो है राजस्व नक्शे, राजस्व अभिलेखों में जहाँ पे हमारे गांव है, जहाँ पे मकान बने हुए हैं, उनका ज़मीन का जो स्वरूप आवासीय सरकार को विधानसभा या कैबिनेट के माध्यम से डीम टू करा लेना चाहिए, ताकि उसको जब वो लोन लेने जाता है तो उसको ये व्यवहारिक दिक्कत ना आए। तो जब तक ये दिक्कत जो नहीं होगी, आवासीय और व्यापारिक मतलब लैंड यूज उसका नहीं होगा ग्रामीण क्षेत्रों में, आप जब तक डिवाइड नहीं करेंगे तब तक जो है बेरोजगार युवा के सामने बैंक से लोन लेने की ये दिक्कत आती रहेगी। तो मेरा ये मत है कि सरकार को इस ओर सकारात्मक ध्यान देना चाहिए और इसको कर लेना चाहिए कि आवासीय और व्यावसायिक और कृषि 3 भागों में गांव की जो जोत को विभाजित कर देना चाहिए। आपने कहा कि युवा मुख्यमंत्री हैं धामी जी, उनसे आपको काफ़ी उम्मीदें भी हैं, लेकिन साथ ही साथ आपने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का नाम लिया कि स्वरोजगार को डेवलप करने में या उनकी एक सोच थी पहाड़ को लेके। तो क्या वजह रही कि अगर अब तक आप उन्हें रैंक 1 में रख रहे हैं कि वो पहाड़ के प्रति उनकी सोच थी और स्वरोजगार को कहीं ना कहीं उन्होंने प्रयास किया, स्वरोजगार को बढ़ावा दिया है, चाहे वो भाई भांग के रेशे से कपड़े बनाना हो या कंडाली के पौधे का रेशे से कपड़े बनवाना हो, खुद भी वो पहनते हैं बोला जाता है। तो क्या वजह रही कि पहाड़ी सोच का व्यक्ति होने के बावजूद उन्हें सत्ता से हाथ धोना पड़ा, और इस तरीके से हाथ धोना पड़ा कि अब वो विधायक भी उनसे लिखवा लिया गया या उन्होंने खुद से स्वेच्छा से छोड़ा? देखिए, ये तो बीजेपी का अपना राजनीतिक मामला, इंटरनल मैटर है, ये तो इसकी समीक्षा तो वही करेंगे कि उन्होंने क्यों हटाया उन्हें। लेकिन जितनी अपुष्ट जानकारी मेरे को है वो ये है कि त्रिवेंद्र रावत जी जो कुंभ, हरिद्वार कुंभ था, उसको सांकेतिक कराना चाह रहे थे, भव्य और दिव्य नहीं कराना चाह रहे थे कोविड के कारण। तो जिसमें कि साधु संतों की नाराज़गी थी और उन्होंने ही ऐसा कुछ माहौल बनाया। तो ये मतलब अपुष्ट जानकारी मेरी है। तो ये एक कारण बताया जाता है राजनीतिक हलकों में, जैसे हम लोग जो सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए लोग जो कनेक्टेड रहते हैं, ये भी एक कारण बताया जाता है। बाकी उनको क्यों हटाया गया है तो बीजेपी के जो आला कमान हो ज़्यादा बेटर बता सकता है। तो चलिए, ये थे हमारे साथ रतन सिंह असवाल जी, जिन्होंने उत्तराखंड की राजनीति, मुद्दों और जन सरोकारों के बारे में बेहतरीन तरीके से हमें हमारे सामने बात रखी। तो इसी तरीके से हम आपके साथ और बुद्धिजीवियों के इंटरव्यूज़ लेके आते रहेंगे। आप देखते रहिए समय साक्षी।